इफेक्टिव टेक्निक्स और टू हाउ टू सॉल्व द कॉम्प्रिहेंशन, की कॉम्प्रिहेंशन किस तरह सॉल्व करना चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के तरीके क्या हैं, और कौन से मेथडोलॉजीज है जो कि हमें हेल्प आउट कर सकते हैं फॉर सॉल्विंग एनी कॉम्प्रिहेंशन। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम हम जो है ना क्या करते हैं, हम इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आपके सामने जब भी कॉम्प्रिहेंशन आएगा तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने उनमें सबसे पहले आपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर रीड करना है, ठीक है, कि व्हाट आर द क्वेश्चंस। जब आप क्वेश्चन को पढ़ लोगे तो उसके बाद जब आप अपनी रीडिंग को शुरू करोगे तो आपकी जो रीडिंग होगी वो टू द पॉइंट होगी, आपकी जो रीडिंग होगी वो गाइडेड होगी, और आपका जो एग्जामिनर जो कुछ आपसे पूछना चाहता है वो आपके माइंड में ऑलरेडी मौजूद होगा, और उसकी बुनियाद पर जब आप रीडिंग करोगे तो वो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी प्रोवाइड करेगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, टेक्निक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने, आपके सामने जो आपको पैसेज दिया जाएगा उसमें सबसे पहले आपने क्वेश्चंस को पूछना है, सुन पढ़ना है, ताकि आपको ये पता चल सके कि यहाँ पर ये मुझसे किसी क्वेश्चंस का आंसर मांग रहा है, मैंने डिस्क्रिप्टिव टाइप में इसके आंसर्स लिखने हैं, या फिर क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें से चार ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें मैंने टिक करना है राइट वन, या मैंने किसी वर्ड का सिनोनिम लिखना है। ये तीन तरीके हो सकते हैं, सिनोनिम या इंटरनम लिखना है, ये तीन तरीकों से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। द वेरी फर्स्ट वन, कि आपने एक सवाल है, उस सवाल को आपने पढ़ना है और उसका जवाब आपने उस पैसेज में ढूंढना है, ठीक है, और उसको आपने फिर लिखना है। दूसरा तरीका कि जवाब आपका ऑलरेडी मौजूद होगा ऑप्शंस की सूरत में, जिस तरह लास्ट टाइम आया था आपके पास एमसीक्यूज टाइप में थे, और आप में से आपने राइट वाले पर उस पर टिक का निशान लगाना है या उस वर्ड को लिखना है। तीसरा ये था कि आपके पास जो अंडरलाइंड वर्ड्स होते हैं, कोई ना कोई विकेबलरी होती है, उसकी कंटेक्चुअल मीनिंग, वो कहते हैं कि इसकी कंटेक्चुअल मीनिंग क्या है, आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कंटेक्चुअल मीनिंग क्या होती है। तो कंटेक्चुअल मीनिंग क्या है, और इसका कोई सिनोनिम बताएं या इसका कोई मीनिंग बताएं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले जो स्किल है उसमें ये करना है कि आपके सामने जब पैसेज आएगा तो आपने उसके क्वेश्चंस को सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है। दूसरा, स्कैन द पैसेज टू गेट स्ट्रक्चर टोन एंड कंटेंट। फिर उसके बाद जब आपने क्वेश्चन पढ़ लिए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपने पूरे पैसेज को, पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि आप किस चीज के बारे में आपका पैसेज आया है, उसका टोन क्या है, उसका कंटेंट किस तरीके से है, क्या वो पॉलिटिकल कंटेंट है, क्या वो सोशल कंटेंट है, क्या वो एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट है। तो उसको समझने के लिए जो पहली रीडिंग आप करेंगे वो आपको बताएगा कि इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है, क्या इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस्तेमाल हुए हैं, क्या डायरेक्ट नरेशन यूज किया गया है, क्या इनडायरेक्ट नरेशन यूज किया गया है, क्या ये एक्टिव वॉइस में है, क्या ये पैसिव वॉइस में है, क्या ये ऑर्डर टाइप है, क्या ये रिक्वेस्ट टाइप है, क्या ये यहाँ पर सेलिब्रेशन का हो रहा है, क्या ये किसी ड्रामेटिक नरेशन से लिया गया है, क्या ये किस किस्म का जो है ना पैसेज है, ठीक है। तो वो पैसेज भी जरूरी होता है और उस कंटेंट को समझने के लिए। तो पहले आपने उसको एक दफा ऐसे ही रीड करना है जिससे आपको ये पता चल जाता है कि किस किस्म का पैसेज आपके सामने आया। लाइक लास्ट टाइम वी हैड लिटरेरी, मेरे पेपर में जो आया था, जो मैंने टॉप किया था वो लिटरेचर का था। तो आप भी जब आप पढ़ते हो तब आपको पता होना चाहिए कि आपके किस किस्म का पैसेज आपके सामने आया है। फिर उसके बाद आपने दोबारा उसको पढ़ना है एक्टिव रीडिंग। एक्टिव रीडिंग क्या होता है कि पे अटेंशन टू मेन आइडिया और सपोर्टिंग डिटेल्स एंड रेलेवेंट डेटा कंसर्निंग क्वेश्चंस। आपने क्या करना है, आपने उस पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसके मेन आइडिया पर फोकस करना है कि ये पैसेज किस बारे में है, ठीक है, ये किस चीज को सपोर्ट कर रहा है, और जो मेन आइडिया है उसको सपोर्ट करने के लिए कौन से एग्जाम्पल्स यूज किए गए हैं या कौन सा डेटा इस्तेमाल किया गया है, जो कि आपने जो क्वेश्चन यहाँ पर पढ़े थे उनके आंसर्स के तौर पर आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है, फिर पैराग्राफ को पढ़ना है, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपका आपका जो पैराग्राफ है वो किस टाइप का है। फिर उसको आपने दोबारा जितनी दफा आप पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एक्टिव तरीके से आपने इसको पढ़ना है ताकि आपको पता चल सके कि वेदर आपका जो टॉपिक है वो क्लियर है या नहीं है, क्या आपने जो बात की है वो
पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या वो एक्टिव रीडिंग से आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही, जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए क्या उसके आंसर उसमें मौजूद है या नहीं। एंड देन द लास्ट, आइडेंटिफाई की फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। यहाँ पर क्या होता है कि जो क्वेश्चंस आपने पहले पढ़े होते हैं, आप जब पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं तो आप जो इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं कि यार ये मेरे पैराग्राफ में इस क्वेश्चंस के आंसर है, तो आपने उनको आइडेंटिफाई करना है, यू नीड टू अंडरलाइन देम, ताकि आपको पता चल सके कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है और बाकी जो चीजें हैं वो इररेलेवेंट है, उस पर फिर आपने अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना। फिर अभी सेकंड स्टेप आ जाता है कि आपने क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। जो आपके सामने क्वेश्चंस आए उनको आपने बहुत गौर से पढ़ना है। ठीक है, मतलब आपने देखना है कि वो क्या पूछ रहा है, ऐसे ना हो कि सवाल गंदुम जवाब चना। ठीक है, तो आपने उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। फिर वो जो पैसेज में जो चीजें डिस्कस की गई है, यूज एविडेंस फ्रॉम द पैसेज, यानी जो पैसेज में आपको आंसर दिया गया है उस आंसर को आपने अपनी लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, मतलब आपने जो एविडेंसेस आई, मिसाल के तौर पर डायरेक्ट आया तो आप उसको इनडायरेक्ट में लिखोगे, अगर एक्टिव आया तो आप उसको पैसिव में लिखोगे। तो आपके पास जो भी पैसेज में एविडेंसेस दिए गए हैं, उस क्वेश्चन के जवाब दिए गए हैं, आपने उन क्वेश्चंस के जवाबात को वहां से उठाकर अपने अल्फाज में लिखने हैं। बट यू शुड अवॉइड यूजिंग आउटसाइड नॉलेज। आपने कोई भी नॉलेज या कोई भी चीज बाहर से नहीं लिखनी, अपनी तरफ से नहीं लिखनी। रादर जो कि उस पैसेज के अंदर मौजूद है आपने उन्हीं को लिखना है। और यहाँ पर टाइम की मैनेजमेंट बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अक्सर आपके पास जो पैराग्राफ आता है वो बहुत ज्यादा लेंथी आता है और आपके पास मैक्सिमम 30 से 35 मिनट होते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, वो आगे मैं आपको जाता हूँ बताता हूँ वोकेबलरी का। तो आपने अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करना है, ऐसे नहीं कि आप उसकी इतनी ज्यादा रीडिंग करो कि आपका टाइम ही निकल जाए और फिर आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओ। तो आपने ऐसे टाइम मैनेजमेंट करना है कि आप 40 मिनट के अंदर अंदर उसको डिस्कस कर सके। ठीक है, इसके साथ साथ एडिशनल टिप्स क्या है? प्रैक्टिस एक्टिव रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। एक्टिव रीडिंग एंड कंप्रेशन। आपने क्या करना है अभी से? देखिए, आपके पास 1 महीना है, 1.5 महीना है, 2 महीने है, जितना भी आपके पास वक्त है, तो आपने डेली बेसिस पर एटलीस्ट एक कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना है। जितना आप कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करोगे, जब जितनी आप अपनी रीडिंग को स्ट्रांग बनाओगे, और जितने ज्यादा आप कंप्रेस करना है यानी प्रिसाइज करना जो है ना आप सीखोगे, तो आपका जो कॉम्प्रिहेंशन है वो उतना जल्दी हो जाएगा। मिसाल के तौर पर पहली दफा इसमें आधा घंटा लगेगा, दूसरी दफा उसमें 25 मिनट लगेंगे, तीसरी दफा 22 मिनट लगेंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप खूब प्रैक्टिस उसको करेंगे तो एक वक्त इस तरह आएगा कि आप 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट के अंदर अंदर भी अपने कॉम्प्रिहेंशन को फारग कर देंगे। ठीक है, तो उसका फायदा ये होगा कि जो टाइम आपके पास यहाँ बचेगा आप उसको अपने बाकी क्वेश्चंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। तो एक्टिव रीडिंग करनी है और बार बार उसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक चीज याद रखना कि इम्प्रूव योर कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ विकेबलरी। जरूरी नहीं है कि आपके टॉपिक में या आपके पैसेज में जो विकेबलरी आई है आपको उसका मीनिंग पता हो, आपको उसकी जो है ना पूरी बैकग्राउंड पता हो, आपको उसका जो है ना फॉर एग्जांपल सिंटेक्स पता हो कि यार ये नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है। ठीक है, इट इज नॉट नीडेड। आपने क्या करना है, आप जब उस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो उस पैराग्राफ की कंटेक्चुअल मीनिंग यानी उससे पहले वाला सेंटेंस या उसके आने वाला सेंटेंस उसकी मीनिंग को क्लियर कर देगा। ये जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कंटेक्चुअल मीनिंग आप डेवलप कर सकते हो। ठीक है, और आगे जाकर हम मजीद इसको जब हम प्रैक्टिकली समझेंगे तो आपके सामने तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। एंड स्टे फोकस्ड एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, यानी आप जब कॉम्प्रिहेंशन का पेपर कर रहे होते हो तो आपने कोई इधर उधर किया और कोई दूसरी चीजों पर फोकस नहीं करना, क्योंकि आपका एक वर्ड इधर उधर होगा और आपके पूरे कॉम्प्रिहेंशन का आंसर गलत हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि अगर आप प्रैक्टिस में नहीं हो तो आप कोशिश करें कि आप से अगर क्वेश्चंस के आंसर पूछे गए हैं तो आप एक रफ आंसर्स लिख लें, फिर उसके बाद उसको नीट लिखें। ठीक है, ताकि कोई भी चीज आपके पास गलत ना हो, क्योंकि ये इस तरह है कि यहाँ पर एक टिक लगाने का, एक वर्ड का मीनिंग लिखने का या एक क्वेश्चन के आंसर करने के जो 4 मार्क्स हैं वो सॉलिड मार्क्स हैं। ठीक है, उसमें ये नहीं है कि आपके जो है ना क्वेश्चन आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। सो इट इज देयरफॉर सजेस्टेड
कि आपने क्या करना है, आपने अच्छी तरीके से उसको पढ़ना है ताकि कोई भी चीज आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट ना करे और अच्छी तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकें। अभी जिस तरह हम इसको हम प्रैक्टिस करेंगे, आप सबसे पहले इन क्वेश्चंस को पढ़े। अभी हम प्रैक्टिस करने के लिए आप इन क्वेश्चंस को पढ़ें, इसके बाद आपके सामने एक पैसेज में लेकर आऊंगा, उस पैसेज को आपने आंसर करना है। सो रीड ऑल दीज 5 क्वेश्चंस क्विकली। Soon after reading this, drop yes in the chat box. Nehmat, did you read the questions? Okay. सी क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग पैसेज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि सबसे पहले द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज टू रीड द क्वेश्चंस। आपने कॉम्प्रिहेंशन को जब सॉल्व करना है तो आप उसमें सबसे पहले क्वेश्चंस को गौर से पढ़ेंगे, ठीक है। कि व्हाट इज द मेन कंसर्न अबाउट द इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ, यानी सोशल मीडिया का मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, इसका कंसर्न क्या है, ठीक है। दूसरा सवाल, हाउ कैन सोशल मीडिया इफेक्ट सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम पर सोशल मीडिया का क्या असर पड़ता है। तीसरा सवाल है, व्हाट आर सम पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ, यानी सोशल मीडिया का इंसानी जहन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है। चौथा है, व्हाट इज साइबर बुलिंग एंड हाउ कैन इट अफेक्ट मेंटल हेल्थ, साइबर बुलिंग क्या चीज है और ये हमारे मेंटल हेल्थ पर किस तरह असर डालती है। और पांचवा है, व्हाट इज ऑथर्स कंक्लूजन अबाउट द इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ, के ऑथर ने सोशल मीडिया का असर जो कि मेंटल हेल्थ पर होता है उसके बारे में कंक्लूजन क्या दिया है। तो ये 5 क्वेश्चन अपने जहन में रखते हुए अभी मैं आपके सामने पैसेज लेकर आऊंगा, उस पैसेज से आपने आंसर्स निकालने हैं और वो आंसर्स आपने लिखने हैं, ठीक है। यस, रीड दिस पैसेज, इस पूरे पैसेज को पढ़े और इससे उन 5 क्वेश्चंस के आंसर निकालें। एज यू डू इट, ड्रॉप मी यस।
आई हैव आस्क्ड दोज हु हैव जॉइंड नाउ। पिछले स्लाइड्स में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उन क्वेश्चंस को पढ़कर इनके आंसर्स निकालने का जो है ना, मैंने इनको कहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस है आपके सामने, एक बार मैं सिर्फ पिछला स्लाइड लेकर आता हूँ ताकि आप लोगों को, दीज आर द क्वेश्चंस। इन 5 क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें सारे जल्दी से। ओके, सबसे पहले आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ें। इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद फिर इस पैसेज को पढ़ें और इनके पांचों के जवाब जल्दी से निकालें। अब इट क्विक प्लीज, और अपने पास नोट डाउन कर ले वही पेज पर। यू गॉट 3 मिनट्स, 3 to 4 minutes, क्विकली। लास्ट मिनट, कम ऑन, बी क्विक।
Okay, I hope everybody has read it and everybody has taken out the answer. All of you have done? Please drop me yes if yes, if you all have done. Ayub, Razia, Salman, Ahmed, Shah Hussain. ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जब आपके पास कोई भी पैसेज आएगा कॉम्प्रिहेंशन का, तो उसमें आपने कुछ स्किल्स का इस्तेमाल करना है। वो स्किल्स पहले आप देख ले दोबारा से, ठीक है? कि आपने सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है बहुत गौर से। जो बाद में आए उनके लिए रिपीट कर रहा हूँ। आपने क्वेश्चंस को बहुत गौर से पढ़ना है। फिर दूसरे बार जब आप क्वेश्चंस पढ़ने के बाद फिर आप पैसेज की तरफ जाओगे। पैसेज को पढ़ने के लिए आप उसके पैसेज को देखोगे कि ये किस किस्म का पैसेज है। क्या ये लिटरेचर है, क्या ये कोई स्टोरी है, क्या ये पॉलिटिक्स के रिलेटेड है, किस किस्म का लिटरेचर है, ठीक है, पैसेज किस किस्म का है। फिर उसके बाद आपने उसके तीसरी बार से मुराद ये है कि स्कैनिंग के बाद आपने उसको काफ़ी दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, जितने में आपका आइडिया डेवलप होता है, आपने उसको पढ़ते जाना है बार बार, जिससे आपके पास मेन आइडिया आएगा और वो तमाम डिटेल आएगी जिससे आप उन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। और फिर पूरे पैराग्राफ को जब इस तरह नहीं होगा कि पहली बार आपने पढ़ लिया, दूसरी बार पढ़ लिया, तो आप 8 दफा, 10 दफा, 15 दफा पढ़ोगे तो पूरे पूरे पैराग्राफ को पढ़ोगे नहीं। आपने क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट लाइंस है जो कि आपके क्वेश्चंस के आंसर होंगे, उनको अंडरलाइन करते जाएंगे कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, और फिर उसी आइडिया को समेटते हुए आंसर्स को अपने अल्फाज में आप लिखेंगे, ठीक है? आपने क्वेश्चंस को बहुत गौर से पढ़ना है। तमाम जो डेटा होगा वो आपके पैसेज से ही आएगा, एविडेंस आपने वही के यूज करने हैं। आपने बाहर से कोई नॉलेज इस्तेमाल नहीं करना और अपने टाइम का बड़ा ख्याल रखना है। आपने प्रैक्टिस इसको करनी है। जितनी दफ़ा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आपकी एग्जामिनेशन हॉल में, उतनी जल्दी इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। ये ज़रूरी नहीं कि आप पूरे पैराग्राफ के वर्ड बाय वर्ड मीनिंग की तरफ जाएं, आप उसके कंटेक्चुअल मीनिंग की तरफ जाएंगे और एक ही दफ़ा में आप इसको सॉल्व करें ताकि आपके टाइम वेस्ट ना हो। क्वेश्चन मैंने आपके सामने ये लिखे थे और ये पूरा पैराग्राफ था, ठीक है? द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ. Social media has become an integral part of modern life. Platforms like Facebook, Instagram, and Twitter have made it easier for people to connect with each other and share their experiences. However, a growing body of research suggests that excessive social media use can have negative effect on mental health. One of the main concerns is that impact of social media on self-esteem. People often present a curated version of themselves as on social media, showcasing their accomplishment and hiding their flaws. अभी देखिए, हमने एक क्वेश्चन को जब हमने पढ़ा था कि भाई कौन से सेल्फ एस्टीम को कैसे जो है ना ये नुकसान पहुंचाता है, तो इसमें हमने कहा है कि अक्सर लोग क्या करते हैं, वो अपना एक छुपा हुआ जो है ना वर्जन दिखाते हैं लोगों को, अपनी सिर्फ जो है ना कामयाबियां दिखाते हैं, लेकिन अपनी जो फ्लॉज होते हैं वो नहीं होते, ठीक है? दिस can create unrealistic expectations and lead to feelings of inadequacy and low self esteem. Furthermore, social media can be a source of stress and anxiety. The constant stream of notification and the pressure of present a perfect online image can be overwhelming. Cyberbullying is also a significant concern as it can lead to feeling of isolation and depression. Despite these risks, social media can also have a positive effect on mental health. It can provide a sense of connection and community, particularly for those who are isolated or have difficulty forming social relationships. Social media can also be a useful tool for seeking support and resources for mental health issues. In conclusion, social media has both positive and negative effects on mental health. While it can provide a sense of connection and community, excessive use can lead to negative effects on self-esteem and increased stress and anxiety. अभी जब आपने ये पढ़ लिया तो आपको पता चल गया कि आपने जो क्वेश्चंस पढ़े थे उन क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके सामने आ गए।
एक दफा आप पढ़ेंगे, आपके सामने चीजें आएंगी, दूसरी दफा आप पढ़ेंगे, आप उसमें से इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करेंगे, तीसरी दफा पढ़ेंगे थोड़ा सा और कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। यू शुड रीड इट एज मेनी टाइम्स एज यू कैन, ताकि आपके क्वेश्चंस क्लियर हो सके। अभी आप देखिए जो आपने आंसर्स लिखे हैं और जो यहाँ पर आंसर्स लिखेंगे हैं, क्या उनमें सिमिलरिटी आपको देखने को मिल रही है या नहीं? व्हाट इज द मेन कॉज, what is the main concern about the impact of social media on mental health? के सबसे मेन कंसर्न क्या है सोशल मीडिया का मेंटल हेल्थ पे? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये था। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है हाउ कैन सोशल मीडिया इफेक्ट सेल्फ स्टीम। तीसरा है व्हाट आर सम पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ। चौथा है व्हाट इज साइबर बुलिंग एंड हाउ कैन इट अफेक्ट मेंटल हेल्थ। पांचवा है व्हाट इज द ऑथर्स कंक्लूजन अबाउट इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ। अभी पहले क्वेश्चन का आंसर जो आपने लिखा है और जो मैंने लिखा है, उन दोनों को आप कंपेयर करें। व्हाट इज द मेन कंसर्न अबाउट द इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ? द मेन कंसर्न इज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सोशल एस्टीम एंड इंक्रीज एंड स्ट्रेस एंड एंजाइटी। जो मेन कंसर्न है सोशल मीडिया का मेंटल हेल्थ पे, वो ये है कि इंसान सेल्फ एस्टीम यानी उसकी सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाती है और उसका जो स्ट्रेस और एंजाइटी है वो बढ़ जाता है। ठीक है, आपने उसको पैराग्राफ से आंसर निकाला। दूसरा है हाउ कैन सोशल मीडिया इफेक्ट सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम पर किस तरह असर डाल सकता है? Social media can affect self-esteem by creating unrealistic expectations and leading to feelings of inadequacy and low self-esteem। मतलब ये है कि हम अनरियलिस्टिक बनते हैं, हम अपना रियल जो है ना वो रियल इमेज होते हैं वो लोगों को नहीं दिखाते। ठीक है, दूसरा हम इन एडिक्वेट समझते हैं, हम गैर मुनासिब या गैर मौजूद चीजों को समझते हैं और हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रियलिटीज में बहुत कम समझते हैं, जिसकी वजह से हमारी सोशल मीडिया का बड़ा गहरा असर पड़ता है हमारे सेल्फ एस्टीम पे या रिस्पेक्ट पे। ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है सोशल मीडिया के मेंटल हेल्थ पे? सोशल मीडिया कैन प्रोवाइड अ सेंस ऑफ कनेक्शन एंड कम्युनिटी, यानी लोगों के साथ आप जुड़ सकते हैं, particularly for people who are isolated or have difficulty forming social relationship। खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि अलग रहना या तन्हा रहना पसंद करते हैं या जिनके लिए दूसरों के साथ रिश्ते बनाना मुश्किल होते हैं। चौथा है व्हाट इज साइबर बुलिंग एंड हाउ कैन इट अफेक्ट मेंटल हेल्थ। साइबर बुलिंग क्या होता है और उसका मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है? ठीक है, तो अभी साइबर बुलिंग मिसाल के तौर पर आप सबको पता नहीं था, तो साइबर बुलिंग जब आप पढ़ोगे तो आपको कंटेक्स्ट से मीनिंग पता चल गया कि साइबर बुलिंग इज अ फॉर्म ऑफ हरेसमेंट दैट टेक्स प्लेस ऑनलाइन। यानी साइबर बुलिंग ये हरेसमेंट की एक किस्म है जो कि ऑनलाइन होती है एंड इट कैन लीड टू फीलिंग ऑफ आइसोलेशन एंड डिप्रेशन, और इसकी वजह से लोग तन्हाई और डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। और लास्ट है व्हाट इज द ऑथर्स कंक्लूजन अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ। कि कंक्लूजन क्या है, वो क्या कहता है भाई मेंटल हेल्थ पर इसका क्या असर पड़ता है सोशल मीडिया का? तो द ऑथर्स कंक्लूड्स दैट सोशल मीडिया हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन मेंटल हेल्थ, के पॉजिटिव भी असरात हैं और नेगेटिव भी असरात हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड नाउ कि आपने कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व करना है। मैं आपके साथ डेली बेसिस पे इंशाल्लाह 1 और 2 कॉम्प्रिहेंशन आपके ग्रुप में आपके साथ शेयर करता रहूंगा एंड यू शुड बी सॉल्विंग देम आउट, और उसके क्वेश्चंस आप मेरे साथ शेयर करना। सो आई होप यू ऑल गॉट इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओवर टू यू ऑल प्लीज। एनीथिंग? शाह हुसैन, नेमत, रजिया, सलमा, आई होप इट्स क्लियर। तो आपने वही चीजों को यूज करना है। ठीक है, आपने कोई भी चीज बाहर से नहीं लेकर आनी, सिर्फ आपने उनको अपने वर्ड्स में लिखना है। आपने कोई भी चीज बाहर से नहीं लेकर आनी, विकेबलरी भी कोई भी चीज आपने बाहर नहीं लेकर आनी। ठीक है, यस, इजी टू अंडरस्टैंड बट डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस से ही आता है। आई विल बी शेयरिंग ऑन डेली बेसिस, आपके साथ मैं शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो आप उसको जितना प्रैक्टिस करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक वक्त इस तरह आएगा कि 5 से 7 मिनट 10 मिनट के अंदर अंदर आप अपने पूरे कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर टू एवरीबॉडी?
बोथ बोथ इंशाल्लाह, ऐसे और कॉम्प्रिहेंशन बोथ। यस यस, वी शुड नॉट बी कॉपी पेस्टिंग, हम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। आपने उसके मैसेज को समझकर आपने अपने अल्फाज में लिखना है। मिसाल के तौर पे अगर वो डायरेक्ट नरेशन में तो आपने उसको इनडायरेक्ट में लिखना है, अगर वो एक्टिव वॉइस में तो आपने उसको पैसिव वॉइस में लिखना है, ठीक है। आपने अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना है कि सिंपल में बनाओ, कंपाउंड में बनाओ या कॉम्प्लेक्स में बनाओ। क्लियर टू एवरीबॉडी? शाह इट्स क्लियर? सलमा? ओके, सो आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चंस को इस तरह, आई बी शेयरिंग फर्दर, आपने क्वेश्चंस को यही लिखना है, क्वेश्चंस यही होंगे, लेकिन आंसर्स को आपने अपने अल्फाज में लिखना है, ठीक है। आपने आंसर्स के मीनिंग को समझना है और उसको फिर आपने अपने अल्फाज में लिखना है। प्रैक्टिस करेंगे तो हमें मजीद इसमें आसानी हो जाएगी। तो सी यू ऑल इंशाल्लाह ऑन मंडे विद द लास्ट लेक्चर। टिल दैट अल्लाह ने गिवन, इफ समथिंग रिमेन्स अनक्लियर आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं एनी टाइम। सी यू ऑल ऑन मंडे, टिल दैट अल्लाह ने गिवन।